अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईरान इसराइल तनाज़े में शिद्दत ने तीसरी आलमी जंग के खतरात और बहस को तेज कर दिया है। कुछ आलमी ताकतें ईरान को जेर करने के जतन कर रही है, जबकि कुछ सिफारतकारी और आलमी दबाव के जरिए मामलात को संभालने की कोशिशों में है। लेकिन इस दौरान भी फरीकैन के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल, ड्रोन और दीगर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 9वें रोज में दाखिल हो गई है और बकौल इसराइली हुक्काम ये जंग अभी मजीद एक हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। इसराइल ने ईरान पर ताज़ा हमलों में मिसाइलों के जखीरा किए गए मुकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तंसीबात को निशाना बनाने और पासदाराना इंकलाब के एक और सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा किया है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के बस्ती शहर इस्फहान में धमाके हुए, जिसके बाद फिजाई दिफाई निजाम को फाल किया गया। वाज़ेह रहे कि इस्फहान ईरानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर का घर है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जौहरी तहकीकी कम्प्लेक्स है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन को वस्ती ईरान के शहर काशान पर मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने कुम शहर में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें एक 16 साल नौजवान जमा हक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने दावा किया है कि फौज ने ईरानी पासदाराना इंकलाब के अहम कमांडर सईद इजादी को ईरान के शहर कुम में एक अपार्टमेंट में हमले में शहीद किया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के वजीर सेहत मोहम्मद रजा जफर कंदी ने कहा कि इसराइल ने तनाज़े के दौरान 3 अस्पतालों पर हमला किया, जिसमें 2 हेल्थ वर्कर्स और 1 बच्चा शहीद हुआ। इसके अलावा इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को भी कत्ल करने की बार बार धमकियां दे रहा है और बज़ाहिर इसी तनाजुर में आज अमरीकी अखबार ने यह खबर भी दी है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने 3 सीनियर उलमा को अपने मुमकिन जानशीन के तौर पर नामजद कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी नामजद जानशीनों में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब 13 जून से अब तक जारी रहने वाले इसराइली हमलों में 430 ईरानी शहरी शहीद और 3500 जख्मी हो गए हैं, जबकि इसराइल में हलाकतों की तादाद 25 तक जा पहुंची है। ईरानी न्यूज एजेंसी नूर ने वजारत सेहत के हवाले से रिपोर्ट किया है कि यह ईरान की जानिब से शहादतों से मुतालिक कई दिनों बाद पहला सरकारी बयान है। इससे कबल गुज़श्ता इतवार को ईरानी वजारत सेहत ने बताया था कि कम अज कम 224 अफराद शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने गैर सरकारी तौर पर ईरान में हलाकतों की तादाद 657 बताई थी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इरना ने खबर दी है कि इसराइल के हमलों के आगाज से अब तक ईरानी एयर डिफेंस फोर्सेस के 15 एहलकार शहीद हो चुके हैं। उधर इसराइल का कहना है कि इस तनाज़े के आगाज से अब तक 25 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2517 अफराद जख्मी हैं। ईरान की जानिब से इसराइली जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। आज पासदाराना इंकलाब ने इसराइल पर किए गए 18वें मिसाइल और ड्रोन हमले की तफसीलात जारी कर दी है। पासदाराना इंकलाब का कहना है कि इसराइली अहदाफ पर किए गए 18वें हमले में फौजी तनसीबात और ऑपरेशनल मुआवनत के मराकज को निशाना बनाया गया, जिनमें बिन गोरियन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल था। पासदाराना इंकलाब के मुताबिक हमले में ईरान की मुकामी तौर पर तैयार करदा शाहिद 136 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया, जो मुसलसल मकबूजा इलाकों की फिजा में कार्रवाइयां करते रहे, जबकि ठोस और माया ईंधन से चलने वाले ईरानी मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। बयान में दावा किया गया है कि इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी इन मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहे। जहां ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में दो जवाब दे रहा है, वहां वो अपने अंदर मौजूद दुश्मनों का भी चुन चुन कर खात्मा कर रहा है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूबा कुम की इंटेलिजेंस पुलिस के सरबराह ने कहा है कि फोर्स ने 12 जून से अब तक 22 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी से मुंसलिक होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एक तरफ इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग की आग तेजी से भड़कती जा रही है, तो दूसरी जानिब इस आग को ठंडा करने के लिए भी कोशिशें हो रही है। गुज़श्ता रोज जिनीवा में ईरान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात फिलहाल फैसला कुन तो साबित नहीं हुए, लेकिन बकौल बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ईरान के साथ मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। और आज फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हालिया मुज़ाकरात को फैसला कुन बनाने में अपना किरदार अदा करे। साथ ही फ्रांसीसी सदर ने ईरानी सदर से यह मुतालबा भी किया कि ईरान इस बात को यकीन दहानी करवाए कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी जानिब इस तनाज़े से मुतालिक इसराइल हो, ईरान हो या पूरी आलमी दुनिया, सबकी निगाहें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है, जिन्होंने ताहाल अपने पत्ते शो नहीं किए और उन्होंने इसराइल की हिमायत या इस हिमायत से इनकार के लिए 2 हफ्तों का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने इस तनाज़े से मुतालिक इसराइली कारकर्दगी को बेनकाब किया कि वो ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सकता। ताहम उनका कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है, इसकी वो इजाज़त नहीं देंगे। अहम बात यह है कि इस मुतालिक उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को भी गलत करार दे दिया है। यही वो $1 मिलियन सवाल है कि अमरीकी सदर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रंप नेतन्याहू की ख्वाहिश पर जंग का अमली तौर पर हिस्सा बनने से कतराते दिख रहे हैं। बज़ाहिर इसी मौक़िफ़ को देखते हुए और ईरान की जानिब से नाकाबिल यकीन नुकसान उठाने के बाद इसराइल भी
यू टर्न लेता दिख रहा है। आज इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है। जर्मन अखबार बिल्ड को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेडोन सार का कहना था कि हमने पहले ही कम अज़ कम 2 या 3 साल के लिए ईरान के पास जौहरी बम के इम्कान में ताख़ीर कर दी है। सार का मजीद कहना था कि इसराइल का 1 हफ्ता तवील हमला जारी रहेगा और इस खतरे को दूर करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिकी सदर को उन आलमी ताकतों के दबाव का सामना भी है जो ईरान की हिमायत कर रही है। बिलखुसूस इस तनाज़े को लेकर चीन और रूस के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इस मुतालिक आज रूसी सदर का अहम बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने ईरान के पास जौहरी हथियार न होने का दावा किया। स्काई न्यूज़ अरेबिया से बात करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के पास कभी भी ऐसा कोई सबूत नहीं रहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की तैयारी कर रहा है और हमने बारहा इसराइली क़यादत को इससे आगाह किया है। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने में उसकी हिमायत के लिए तैयार है और ईरान को इसका हक हासिल है। ईरान की हिमायत में उठने वाली आवाज़ों में मुस्लिम दुनिया भी मुतहर्रिक है और आज तुर्किया में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शरीक हुए। इस इजलास से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुस्लिम दुनिया को मशवरा दिया कि वो इसराइल पर मौसर पाबंदियों के नफाज के लिए कोशिशें तेज करें। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल की मौजूदगी में खित्ते में कभी अमन कायम नहीं हो सकता क्योंकि इसराइल ने साबित किया है कि वो अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और जो कोई भी सिफारती हल चाहता है उसे सबसे पहले इसराइली रुकावट का सामना होगा। एक तरफ ईरान इसराइल जंग के खात्मे की कोशिश हो रही है तो दूसरी जानिब पाक भारत हालिया जंग को खत्म करवाने पर क्रेडिट ना दिए जाने पर भी एक जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 14 बार पाक भारत जंग खत्म करवाने का खुद को क्रेडिट दे चुके हैं जिसको पाकिस्तान तो ऑन करता है लेकिन भारत अभी भी वजिद है कि यह जंग अमेरिकी सदर की सालिसी से बंद नहीं हुई थी और अब अमेरिकी सदर ने इस जंग को खत्म करवाने पर खुद को 2026 के लिए नोबेल अमन इनाम का हकदार भी करार दे दिया है। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर के इस मौक़िफ़ को एक बार फिर पाकिस्तान ने सराहा है और सरकारी तौर पर अमेरिकी सदर को यह इनाम देने की सिफारिश भी कर दी है। एक्स पर एक बयान में हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि बैनुल अक़वामी बरादरी ने हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत का मुशाहिदा किया जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक खित्ते में जंग के दौरान सदर ट्रंप ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली से मौसर राब्ता कायम करके कशीदगी को कम किया और 10 मई 2025 को जंग बंदी करवाकर जनूबी एशिया को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान एक मुमकिन बड़े तसादम से बचा लिया। यह जंग बंदी उनके अमन कायम करने में किरदार और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का सबूत है। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर के दरीजा मसले के पायदार हाल में मुआवनत की मुखलिसाना कोशिशों को न सिर्फ सराहती है बल्कि तस्लीम भी करती है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम और खुसूसन मशरिक़ वस्ता में जारी बहरानों के खात्मे के लिए उनकी मुखलिसाना कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान की यह अहम मूव अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने में कितनी मौसर साबित होगी और इसके अलावा पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा इस पर और ईरान इसराइल जंग पर मजीद गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार जॉर्ज सलीम ने, जबकि पास मौजूद है आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपका और जॉर्ज सलीम साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद हसन साहब ये बताएं कि एक तरफ तो जंग 9वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है ईरान इसराइल की और अब लग ये रहा है बज़ाहिर सारी जो इसमें जो सूरत हाल है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। जंग को बढ़ावा देना है तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला होगा और जंग अगर रोकनी है सीज़ फायर होना है तो वो ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही होना है और ऐसे में उनका नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली नॉमिनेट कर देना, उनका शिकवा भी होना कि मुझे नॉमिनेट होना चाहिए इसके लिए, तो ये सूरत हाल को कितना बदल सकता है, कितना ये अहम ये मूव थी पाकिस्तान की? जी बहुत शुक्रिया। देखें इसराइल को अगर आप स्ट्रेटिजिकली देखें पिछले 70 सालों से तो इसराइल ने एक जंग भी अमेरिका के बगैर नहीं लड़ी। जी हाँ। और अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर लाजिम व मज़लूम है इसराइल के लिए अपने एक्सपेंशनिज़म को तक़वियत देने के लिए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप अगर पाकिस्तान का जो भी आपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हमने नॉमिनेट किया, इसको अगर आप ग्रैंड स्ट्रेटिजिक मूव देखें, आप जूम आउट करके देखें तो एक तो सबसे पहले इंडियन पर्सपेक्टिव जो है, इंडिया के लिए ये डेथ ब्लो है, उनकी डिप्लोमेसी के लिए ये सुसाइड है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर पाकिस्तान ये बात साबित करने में कामयाब हो जाता है कि इंडिया के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर किया और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वो पैनिक डांस आ रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं कश्मीर के ऊपर मीडिएट करवाऊंगा।
Yeah. और फिर दूसरा जो इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल वो एक पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि एक यूरोपियन वॉर थिएटर है यूक्रेन रशिया वाला, एक ये पाकिस्तान इंडिया वाला वॉर थिएटर है, और मिडल ईस्ट के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और इसराइल और गाज़ा वाला वॉर थिएटर है। और इन सारे थिएटर्स में जो प्रो वॉर लॉबीज़ हैं वो अमेरिका को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. और वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका इंगेज हो, और ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि अगर अमेरिका इस जंगों में इन्वॉल्व होता है तो अपनी जो गिरती हुई साख है एज अ ग्लोबल पावर, उसको वो वापस गेन कर सकता है। और इस रेटोरिक को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त पीस को जो स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है, वो पाकिस्तान उस नैरेटिव को टो कर रहा है। और जब कहते हैं कि व्हेन देयर आर वॉर्स एवरीवेयर एंड देयर इज केओस, तो उस सिचुएशन के अंदर पीस की आवाज सबसे पावरफुल होती है। Yeah. और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ कंट्री दैट हैज डिटर्ड इंडिया। वॉर मॉन्गरिंग एक नेशन को उसने डिटर किया है, और उस डिटरेंस की वजह से, उस पीस रेटोरिक की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक हाई ग्राउंड भी मिल रहा है। तो जाहिर है ये एक नई एग्जाम्पल पाकिस्तान ने सेट की है। और अब अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप भी, जो कि बेसिकली जिसका जो पॉपुलिस्ट लीडर है, उसका पॉपुलर सेंटिमेंट एंटी वॉर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन इस बात से निकला था कि वो अमेरिका को बाहर से निकालेगा, उन जंगों से निकालेगा जो फॉरेन लैंड्स पे लड़ है। Yeah. और अमेरिका, और ये दुनिया की सुपर पावर में जो प्रेसिडेंट बना, उसको अवाम ने वोट इसी बात पे दिया कि वो जंगे नहीं Yeah. लड़ेगा। सो अब पाकिस्तान उन लाइंस के ऊपर, एक डिप्लोमेटिक मूव है पाकिस्तान का, एंड आई थिंक इट्स अ मास्टरपीस। और इंशाल्लाह नजर ये आ रहा है कि इस मास्टरपीस की वजह से एक नई डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन मिलेगी रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स को। ऐसा ही है। जॉर्ज सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ जाएंगे? उन्होंने 2 हफ्ते की बात की है कि 2 हफ्ते में मैं फैसला करूंगा मैंने हमला करना है नहीं करना। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ वो नोबेल पीस प्राइज की दौड़ में भी है, पाकिस्तान ने भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया ऑफिशियली, तो ये जो मूव है ये कितनी फायदेमंद साबित होगी उन्हें जंग में आने से रोकने के लिए? देखिए, अमेरिका और इसराइल जो हैं, जाहिर है कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसराइल जो है उसकी और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन इस जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें पहले भी थी, अभी भी है। अब इसमें उनके 3 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, इसराइल के भी और उसमें अमेरिका भी किसी हद तक उनके भी वही सेम थे। वो क्या थे? एक ये था कि जो ईरान की जो है ना पावर एज अ रीजनल प्लेयर और एज अ रीजनल पावर, जो ईरान की एक पोजीशन जो ईरान ने अपनी बनाई थी, वो सारे मुजामती ग्रुप जो हैं जिनको वो उनकी प्रॉक्सीज कहते हैं, एक्सेस जो ऑफ अराउंड रेजिस्टेंस भी इसराइल से कहा जाता था। इराक और जो है ना सीरिया में भी एक उनकी प्रो जो है ईरानियन सपोर्टेड रजीम था, तो उनको खत्म करके वो पहले ही उन्होंने काफी हद तक खत्म तो उनको या इनफेक्टिव कर दिया उनको पिछले साल 1.5 साल लगा के। अब वो चाहते थे कि ईरान के अंदर भी वो कैपेसिटी खत्म कर दें कि वो आइंदा से सपोर्ट कर सके उनको। अब वो किस तरह करनी थी उन्होंने? जो उनके की जनरल्स थे, जो की उनके मिलिट्री कमांड के थे, की इंटेलिजेंस के लोग और की साइंटिस्ट जो उनसे हैं, उनको ज़ाहिर है उन्होंने टेक आउट किया। अब एक बड़ी जो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो उनका था और उसको मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट करके, एक तो ये थे। दूसरा उनकी ये था कि जो उनको ये पता है कि ईरान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे ब्रेकआउट न्यूक्लियर कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, जिसमें किसी वक्त भी वो बॉम्ब बना सकते थे। उससे कुछ लेट्स से कि उनके पास वो जो यूरेनियम को अफजूदा करने की सलाहियत उस हद तक है और इतना उन्होंने जमा कर लिया कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर उनको वो वक्त मिले। तो उसको खत्म करना चाहते थे सेट बैक करके एटलीस्ट कुछ सालों के लिए। अच्छा, तीसरा जो है वो ये उनकी के वो जो ईरान में रजीम है उसको कमजोर कर दें, ताकि वो रजीम इतना कमजोर हो जाए कि आइंदा वो फिर ईरान से बाहर जो है उसके में वो कैपेसिटी ना हो कि वो कोई अपनी किसी तरह से भी जो है पावर प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस कर कर सके। सके। मेरा ख्याल है कि वो तीनों जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं। पहला तो आपने देख ही लिया है, वो सारे मुजाहमती ग्रुप्स जो हैं जो को ईरानियन प्रॉक्सीज कहते हैं बहुत ही वीकन हो गए हैं। अच्छा, ईरान की जो न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है उसको भी उन्होंने खासा डैमेज किया है और इतलात यही हैं, जो अंदाजे यही हैं कि एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स अब वो इसमें नहीं आएंगे और वो इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं। और ईरान मेरे ख्याल इस वक्त खासी कमजोर सिचुएशन में है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है और एक वीक पोजीशन से अब निगोशिएशंस में आएगा, पोजीशन ऑफ वीकनेस से, और वहां पे उसको शायद कुछ ऐसी बातें माननी पड़ेंगी जो वो पहले मानने के लिए तैयार नहीं था। ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें आपको क्या लग रहा है कि वो जंग का हिस्सा बनेंगे या इसराइल को रोकने में कामयाब हो जाएंगे इस जंग को मजीद बढ़ाने से? देखिए, जहां तक अमेरिका के इस जंग में आने का है, उसमें कलीदी चीज क्या है?
वो यही है कि जो इनकी न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं, जिस तरह नेटेंस जो है, उसमें जो कुछ हिस्से उसके जो है वो जमींदोज हैं, बहुत ज्यादा गहराई पे हैं। कुछ तो 100 मीटर की गहराई पे हैं, कुछ जो है, कुछ उन्होंने वो कहते हैं अफसूदा करके यूरेनियम को 300-400 मीटर की गहराई पे रखा हुआ है। फिर जो फोटो है जिसके बारे में सबसे ज्यादा इस वक्त बात हो रही है, वो 100 मीटर की गहराई पे है, जो अगेन एनरिचमेंट की जो उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस लगाए हुए या हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी अमेरिका ने डेवलप की हुई है। ऐसे ही है। वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो B2 बॉम्बर्स तैयारों के थ्रू वो फेंक सकते हैं, वो कैपेसिटी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसे है। ही है। और ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं, बाय द वे, ये इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़हन में रख के ही डेवलप किए हैं पिछले सालों में। तो अब असल चीज ये है कि वो किस अमेरिका का जो थ्रेट ये है कि ये मैं आके तो जंग में ड्रॉप कर दूंगा। ये सारे मुज़ाकरात उसी शेडो में हो रहे हैं। अगर ईरान ने उनकी शराइत नहीं मानी जिस हद तक वो समझते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सही है। ये अब इस मुज़ाकरात पे है। अब मुज़ाकरात आप देखें ऑलरेडी जेनेवा में तो शुरू हो गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जी बाकी हाँ। जो यूके, फ्रांस, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात में इस वक्त हैं एज़ वी स्पीक। सही। दूसरा जो है, ये इंडिकेशन भी दी है कि वो डायरेक्ट अमेरिका से मुज़ाकरात भी शायद शुरू करने के लिए एक इंदिया दिया है, एक जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं एक थे। एक इमानुएल मैक्रोन ने भी दी है ऑफर ईरान को कि आप अगर गारंटी दे देते हैं कोई कि आप बाद में अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे सिर्फ आप सिविलियन मकासद के लिए रखेंगे तो फिर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो अहमद हसन अलरवी साहब ये बताएं कि इसमें लग रहा है कि आपको ईरान आ जाएगा मुज़ाकरात की तरफ, जो एक गारंटर फिर उसमें कौन होगा? चूँकि गारंटी की बात भी की जा रही है कि गारंटी देनी है किसी न किसी ने कि ईरान जो है वो जौहरी प्रोग्राम जो है उसे दिफाई मकासद के लिए नहीं आगे लेके जाएगा, वो सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए उसे रखेगा। तो लग रहा है कि इस तरफ मामला जा सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर। ये जब इसराइल ने स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले भी तो ईरान मुज़ाकरात कर ही रहा था। ऐसा ही है। तो अभी इनका जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जिस तरीके से इन्होंने उस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रखा, और वही राइजिंग लाइन जो है रज़ा शाह, जो रज़ा पहलवी है उसके झंडे का भी एम्बलम था, और फिर इसराइली अकाउंट्स ने जिस तरीके से इनके ऑफिशियल्स ने उसको सारा रिटोरिक बिल्ड किया रजीम चेंज के अराउंड, जेरूसलम पोस्ट हो या बाकी, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म शायद नहीं है, 6 मंथ्स और 1 ईयर या 2 ईयर्स, इसराइल फोकस रजीम चेंज के ऊपर ही करेगा। बाकी आई बिलीव कि ये सारा एक तरह से हॉगवॉश है, और जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव है वो जो रजीम को चेंज करना है। और ये 1984 में जो ऑडिट यीनॉन प्लान था, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल का, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि हमने ये अचीव करना है आफ्टर वी डिसमेंटल सीरिया। सो वो प्लान तो अपना उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। जहां तक रजीम चेंज भी उसमें जो रज़ा पहलवी 2000 उनका आना भी तो एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। तो फिर किसको लाएंगे? जी बहुत बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव इसराइल का ये है। अब आगे ये तो वक्त डिसाइड करेगा, हालात, सर्कमस्टांसेस डिसाइड। उनका ये प्लान उनके जहन में, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो इसको अचीव कर सकते। आपने मैक्रोन की बात की, मैक्रोन ने भी इस तरफ इशारा किया, ईरान के अंदर रजीम चेंज इतना आसान नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन उनके जहन में तो यही ऑब्जेक्टिव है ना, उनके जहन में ये कि हमने रजीम चेंज करना है, उनके जहन में ये कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। सो उनका प्लान यही है। बाकी जहां तक नेगोशिएशंस की बात है, आई थिंक ईरान कंफर्टेबली नेगोशिएट करेगा। बाकी अगर कोई बिल्कुल अनरीजनेबल अनजस्ट बातें ना हो, ईरान विल बी ओके विद नेगोशिएशंस। ज़ाहिर है ईरान से तो एक ही गारंटी जो है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे से मांगी जा रही है, बाकी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ईरान से जो इस वक्त डिमांड की जा रही है। देखिए ना, पहले भी यही था ना कि ईरान के साथ निगोशिएशंस हो रही थी, निगोशिएशंस कामयाब हो रही थी या बेहतर हो रही थी, तभी तो उन्होंने निगोशिएटिंग टीम के हेड को शहीद करवाया। सो अब वो डिपेंड करता है कि अब नई सेट ऑफ डिमांड्स क्या हैं। अभी तो कुछ चीज़ें उस तरह से ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई, वो डिमांड्स क्या हैं, उनके ऊपर गारंटीज क्या मांग रहे हैं, क्योंकि इसराइल को ये लग रहा है कि उन स्ट्राइक्स के बाद अब इक्वेशन चेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन ईरान कहता है कि हमने रिटेलिएट भी किया, हमने इसराइल के अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया, जो उनकी वीकनेस थी। 92% उनकी पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती है। सो अभी जब डिमांड्स आएंगी, निगोशिएशंस दोबारा से रनअप में आएंगी, तो फिर पता चलेगा निगोशिएशंस किस तरह जा रही हैं। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड रूल जो है वो ये कि ईरान नेगोशिएशंस नहीं करना चाहता, और ये वो ऐसा नहीं होगा। ईरान इज अ कंफर्टेबल, वो तो कह रहे ईरान तो कह रहा है कि जंग रोके, हमला आप रोके, फिर हम बातचीत शुरू कर देंगे। हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, हम फिर बातचीत करेंगे। तो ईरान तो कंफर्टेबल है। तो क्या लग रहा है आपको जौहर सलीम साहब, ये हमला रुक कर ही ईरान जो है वो बातचीत की तरफ आएगा? जो ईरान अभी तक एक शर्त पे डटा हुआ है कि हमले आप रोकें, हम बातचीत की तरफ आ जाएंगे, या आपको लग रहा है कि ये ईरान जो है वो मजबूर होकर आएगा मुज़ाकरात की तरफ? देखिए, ईरान ने तो पहली बात ये कि ये वाली शर्त तो खत्म कर दी है ईरान ने। ये शर्त कुछ दिन पहले तक थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अब तो मुज़ाकरात ज्वाइन कर लिए हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो मुज़ाकरात ऑलरेडी हो रहे हैं।
अच्छा, अब जो हसन साहब ने बात की है, तो मैं थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ कि मुज़ाकरात में क्या है, मुतनाज़ा अमूर हैं क्या। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं होगी, बड़ी सिंपल सी बात है उसमें। ईरान को पहले ये कह रहे थे कि जी ठीक है, हम अब 3.5% तक जो है ना यूरेनियम को अफज़ूदा कर सकते हैं। तो अब उसमें मसला सिर्फ ये होता है कि जब आपने 3.5% तक उसको अफज़ूदा करना होता है, जो कि सिविलियन उसकी यूजेस के लिए आपको चाहिए होता है। मसलन अगर आपने बिजली बनानी है या कोई और उसके इस्तेमाल करने, तो अब मसला ये है कि वो करना तो आपने सेंट्रीफ्यूजेस के थ्रू ही है। उसके लिए आपको एनरिचमेंट प्लांट्स चाहिए होते हैं, जो ईरान के पास हैं। इस तरह फोर्डो में भी है, नेटेंस में भी है उनके पास। फिर उन्होंने एक तरफ वो हैवी वाटर का भी एक प्लांट लगाया हुआ था, बाय द वे, जो कि एक दूसरा रास्ता भी है। आप यूरेनियम के थ्रू भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप प्लूटोनियम को भी एनरिच करके बना सकते हैं। तो वो दूसरा, उसको भी इन्होंने खासी हद तक डैमेज किया है। अच्छा, अब जो देखें, जब इनके ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात अभी जब रिसेंट हुए थे, जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 2 महीने का, तो उसमें शुरू में अमेरिका इस बात पे थोड़ा-सा लचक दिखा रहा था कि आपको कुछ परसेंट अलाउ करें या एनरिच करने के लिए। लेकिन बाद के राउंड्स में अमेरिका ने पोज़ीशन चेंज की और कहा कि 0% एनरिचमेंट, ठीक है? अब यूरोपियंस जो अभी जो मुज़ाकरात होंगे, उसमें वो उनको यही कहेंगे कि जी आपको यूरेनियम एनरिच करने की नहीं, वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो अगर वो ईरान को नहीं मिलती यूरेनियम एनरिच करने की, तो फिर वो चांसेस खत्म हो जाते हैं कि वो किसी वक़्त भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ जा सकते हैं। क्यों होता ये है, जब आप 3.5 कर रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम्म। आप 60 तक भी जा सकते हैं, और 60 के बाद 90 जो होता है, जो कि फिर जी हाँ। वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट है, वो बहुत ही आसान होता है उसके बाद ना। उसके बाद सिर्फ इवन 3.5 से 60% तक भी आपको सिर्फ वक़्त ही दरकार होता है। टेक्नोलॉजी सेम है, उसका ऐसे ही। प्रोसेस भी सेम है। तो इस वक़्त मैं समझता हूँ बड़ा क्लियरली कि ईरान एक जो है ना, देखिए इस वक़्त जो नेगोशिएट करेगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ पोज़ीशन में करेगा, जी हाँ। जिस जो वो पहले करता था। अब वो सही है। नेगोशिएट करेगा एक पोज़ीशन ऑफ वीकनेस से। तो ये, और ये जो-सी चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ईरान जो है ना, पहले जो उन्होंने अपना वो वो उनका सही था है। मौक़िफ़ कि हम जब तक मुज़ाकरे नहीं आएँगे, आप जब तक ये बॉम्बिंग बंद नहीं करेंगे, ये सारा ये जो है वहाँ स्ट्राइक्स, वो उससे ईरान उस मौक़िफ़ से हट गया ऑलरेडी पीछे। मुज़ाकरात पे वो तैयार हैं। अब असल चीज़ ये है कि क्या उनको यूरेनियम की एनरिचमेंट अलाउ की जाती है किसी हद तक या नहीं? ये है। सही है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि इन मुज़ाकरात में ईरान को जो पहले वो ऑफ़र्स होती थी, अ, वो अब उनको नहीं मिलेगी बिल्कुल। देखिए, JCPOA हुआ था 2015 में, जी हाँ। उसमें ईरान को ये मिला हुआ था कि वो 3.5% तक एनरिच कर सकते हैं, जी और हाँ। कुछ ऐसी पाबंदियाँ थी। अच्छा, अब फिर इस जो गारंटर की बात, लास्ट बात मैं इस पे कर दूँ, जहाँ तक गारंटर की इसमें बात होती है, तो गारंटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती इसमें। हम्म। क्योंकि जब लेट्स से कि ईरान अगर ये पाबंदियाँ मान लेता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये फिर ईरान के और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके बीच में होगा। हम्म। उसके इंस्पेक्टर्स आएँगे और रेगुलरली आके वो सारी चेकिंग, वो इंस्पेक्शंस कर सकेंगे। और ठीक है। उसमें फिर उनको एक पूरा रेजीम बनाना पड़ता है कि ठीक। इतनी देर में आप ठीक है। आएँगे। तो चलिए, फिर आपका गारंटर वो होगा। आपका पॉइंट आ गया सर। अहमद हसन साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है एक सेंटर स्टेज पे पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड की अगर आप देखें सूरत हाल, एक तरफ मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी पाकिस्तान की बड़ी एक अहम पोजीशन नज़र आ रही है। आज भी आर्मी चीफ जो है वो पहुँचे हैं अमेरिका से सीधे तुर्की पहुँचे हैं, जहाँ उनकी तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। और इंडिया वाले तनाज़े में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो ये बताएं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है? कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि शायद फील्ड मार्शल का और वज़ीर आज़म का कोई दौरा भी तेहरान का हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर। जी देखिए, पाकिस्तान का रोल टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया, पहलगाम के बाद से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक नया मॉडल प्रेजेंट किया कि आप वॉर मॉन्गर्स को किस तरीके से डील कर जी हाँ। सकते हैं। और पाकिस्तान का जो और इंडिया जो पाकिस्तान के एग्रेसर है, और इसराइल जो है जो मिडल ईस्टर्न एग्रेसर है, उस इनकी आपस में अलायंस भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया और इसराइल का नेक्सस जी भी हाँ। बहुत पुराना है। पाकिस्तान टेक्निकली, अगर आप देखा जाए तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसको गार्ड कर रहा है, और जो वेस्टर्न फ्लैंक है जिससे इसराइल को गार्ड करना था, वो बाकी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का उसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं इसराइल को रोक के रखने में, या उसको उसके एक्सपेंशनिज्म को रोक के जी रखने हाँ। में। सो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का, स्पेशली अभी आपने रिसेंटली देखा कि अभी वो इंडियंस भी ये बात कर रहे हैं, इंडियंस खुद ये बात कर रहे हैं कि जब ट्रंप ने पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरान को, तेहरान को वकेट कर दें, और हम बड़ा वॉर मॉन्गरिंग किस्म का वो ट्वीट था। फिर उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर के साथ, तो इंडियंस ने इस बात को
काफ़ी उन्होंने उनको आग भी लगी इससे कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अब मैं मुज़ाकरात मौक़िफ़ करूँ। उनका बदल गया बिल्कुल। मौक़िफ़ उनका अल जज़ीरा ने भी ये इस पे अपना अल जज़ीरा एनालिसिस दिया है कि उनकी मुलाकात से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी ट्रंप फ़र्क को अपना पड़ा है। मौक़िफ़ तो तब्दील ज़ाहिर करने में काफ़ी हाँ, मदद तो मिली। ज़ाहिर है पाकिस्तान देखें जब एक मुल्क एज़ अ स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइज़र, रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पे सामने आता है, तो वो कुछ कहे या ना कहे, द मेयर प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही इस खित्ते के अंदर एक अमन और पीस की एक आवाज़ है, एक से एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वॉइस। तो या ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द रीजन। पाकिस्तान का तो रोल होगा अमन के लिए, और पाकिस्तान मेंटेन करता है ये बात। इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में भी हमने दिखाया है सही कि हम पीसफुल हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर अमन आए तो पाकिस्तान डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। तो सही पाकिस्तान ऐसे ही है ज़ाहिर है बिल्कुल। अमन के लिए कोशिश करेगा। जी, जॉर्ज सलीम साहब, आपकी राय में पाकिस्तान प्रैक्टिकली क्या कर सकता है इस सारे तनाज़े के अंदर? वैसे तो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे दिखाई दे रहा है, और जो बात हमने पहले भी की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी जो उनकी राय थी, अपना मौक़िफ़ था, वो बदलना पड़ा इस जंग में शामिल होने के हवाले से। और ये रिपोर्ट हुआ बड़ा वाइडली कि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया। तो अब भी जो है आगे के हवाले से आप देख रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल है वो इस वक्त मौजूद हैं, वो तुर्किया पहुंचे हैं आज। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का रोल? पाकिस्तान किस तरह से अमन के लिए इसमें कारगर साबित हो सकता है सारे इस तनाज़े के अंदर? देखिए, पाकिस्तान का एक ज़ाहिर है कि इस खत्ते में जिस तरह हसन साहब ने भी कहा, पाकिस्तान का एक वेट है, एज़ अ स्ट्रेटेजिक वेट है। एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और अभी हमने इंडिया के खिलाफ अपनी डिटरेंस जिस तरह से शो की है, और जिस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव किया है, जबकि इंडिया ने नहीं किया, उन्होंने बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। तो उसके बाद जो वेस्टर्न एस्टिमेशन है, उसमें पाकिस्तान पहले से भी ऊपर आया है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी देखते हैं कि जी इंडिया ने उसके जिस तरह से उनकी सारी कोशिशों को निगेट किया, उसकी नफी की, लेकिन पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, उसको तस्लीम किया, और तो हम्म, उससे भी अमेरिका पाकिस्तान की इस वक्त जो उनकी है ना सही। बात को ज्यादा अहमियत देता है। फिर ये कि मुस्लिम जो दुनिया है उसमें पाकिस्तान देखें दूसरा बड़ा मुल्क है, और इंडोनेशिया तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इन ऐसा ही सारी है। चीजों में, पाकिस्तान तो बहुत इन्वॉल्व होता रहा मुस्लिम इश्यूज में। तो इसलिए पाकिस्तान अभी जो डिप्लोमेसी होगी उसमें पाकिस्तान की जो आवाज है, एक तो विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड उसको कोलेस करने में, और फिर उसके बाहर भी जो एक मौकफ है उसको आर्टिकुलेट करने में पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान देखें सलामती कौंसिल का इस वक्त मेंबर भी है, जी हाँ। नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए। तो वहां पे भी जो डिप्लोमेसी होगी जो कि बहुत अहम होती है, पाकिस्तान तभी ने काफ़ी पाकिस्तान अहम रोल वहाँ पर पेश प्ले किया भी है, बिल्कुल, और आगे भी पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अहमद हसन लेकिन अल अरबी साहब आपका, और जॉर्ज सलीम साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू की भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो एक हाइब्रिड सिस्टम का खुल के एतराफ़ भी कर रही है, और ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर रहा है, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर कर रहा है। बड़ी कॉन्फिडेंट है ये हुकूमत कि इस सिस्टम के होते हुए तो उन्हें किसी भी किस्म की अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, और मज़ीद जो है ये निज़ाम मुस्तकम होने की एक तरफ इशारा यह है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनसे तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, उन्हें ही अब इस हुकूमत ने नॉमिनेट कर दिया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो जाहिर है इस सारे सिस्टम के होते हुए, इस सिस्टम के मजबूत होने से जो तहरीक इंसाफ को तो बड़ा नुकसान है कि वो सियासी स्पेस जो वो लेना चाह रहे थे, सिस्टम को हटा कर गिरा कर, वो उनके लिए अब हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी क्या इस निज़ाम के अंदर स्पेस ले सकती है? अगर ऐसा है तो उसे क्या करना होगा, बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि सबसे पहले तो सियासी मामलात पे तो हम बात आगे चलकर करेंगे, ये बताएगा जो मूव है हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना, ये कितनी बड़ी मूव है, इस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। देखिए, कंट्रोवर्शियल तो है, ज़ाहिर है इसमें मुतनाज़िया मूव तो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी रिसेंट रोल रहा है, स्पेशली फ़लस्तीन को लेके, ईरान को लेके, उसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी तनाज़ा है। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में प्रेज़िडेंट ट्रंप ने बहुत अहम रोल अदा किया। और जस्ट इमेजिन कि अगर हिंदुस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता, जिस तरह की नरेंद्र मोदी की सारी तवक्को थी, और वो समझ रहा था कि मैं तो इस खित्ते का नेतन्याहू हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो हमें बड़ा नुकसान पहुँचना था। और सच्ची बात ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान का अगर साथ नहीं भी दिया,
ये ज़रूर है कि इन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया और एक न्यूट्रलिटी अपनी जो है वो बरकरार रखी। जो हिंदुस्तान उनसे तवक्को कर रहा था वो तो ख़ैर बिल्कुल ही पूरी नहीं हुई और अब तो नरेंद्र मोदी के अंदर के जितना उनका मीडिया है, वो इतनी ज़्यादा तनकीद कर रहा है प्रेज़िडेंट ट्रंप के ऊपर कि यूँ लगता है कि जैसे वो तो कोई उनके अपने कुछ ज़ाती मुखालिफ बन गए हैं। हम्म, सो उस हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने एक और कार्ड खेला है और आई थिंक अगर आप प्योरली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, तो ज़ाहिर है कि हुकूमत को, पाकिस्तान को तो इसका फ़ायदा है और ट्रंप के और नज़दीक आएगा पाकिस्तान को। वो या उन्होंने उस दिन कहा कि आई लव पाकिस्तान। या ये प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इससे पहले अपने 4 साल के दौर में कभी नहीं कहा था। और पिछली दफ़ा भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जब हुआ था, उस वक़्त भी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने रोल अदा किया था। लेकिन इस बार तो अब तो पाकिस्तान के वो बहुत करीब हैं। अब देखना ये है कि इसके ऊपर जो रिएक्शन है, पाकिस्तान के अंदर तो एक कंट्रोवर्शियल रिएक्शन आया है। या जो इतनी ज़्यादा कुर्बत है चाइना का, उस पे क्या रिएक्शन आता है। बट एट द मोमेंट आई थिंक सो फार सो गुड, कोई इश्यू नहीं है। वैसे इस मूव का ज़ाहिर है एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की बड़ी तवक्को है कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, इस जंग में खुद वो कूदेगा अमेरिका और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका खुद जो है वो मैदान में उतरेगा। तो उससे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये मूव कितनी कारगर साबित हो सकती है? ऑलरेडी ये तबसरे आ रहे हैं इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर के जो आर्मी चीफ की मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राय तब्दील की है ईरान पर हमले के हवाले से। तो ये मूव जो है उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, ये कितना अहम साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में कूदने से रोकने के लिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, बिलाशुबा। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अभी तक जितनी अपनी एक्साइटमेंट का इज़हार किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और अगर उस जानब एक सीरियस मूव होती है, तो ईरान के ऊपर हमला करने से उन्हें बाज़ रखा जा सकता है। और यही वो वाहिद सूरत-ए-हाल है जो कि ईरान के साथ पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो काबिल कबूल है। क्योंकि अगर प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर तो हमारे जो एक समझिए कि जो अवाम के लेवल के ऊपर जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब होंगे। दुनिया में भी आई मस्ट से कि इससे एक्सट्रीमिज़्म में इज़ाफ़ा होगा और जो इस्लामोफ़ोबिया है वो भी बढ़ेगा। सो ईरान के ऊपर हमला करने के बहुत नुकसानात हैं और ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है कि अगर प्रेज़िडेंट ट्रंप का सफ़र शुरू होता है नोबेल पीस प्राइज़ की तरफ, तो ये भी फिर उन्हें बाज़ रख सकता है इस हमले से। लेकिन अगर ये हमला हुआ, तो फिर सच्ची बात ये है कि हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत क्रिटिसिज़्म मिलेगा ऐसे ही है। और उनकी पोज़ीशन और कंट्रोवर्शियल होगी। तो ये बताएं फवाद साहब, ज़ाहिर है जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमती सेटअप है, जिसे ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी हुकूमत खुद मानती है कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो बड़े वंडर्स कर रहा है पाकिस्तान के लिए दुनिया के अंदर। तो ये बताएं कि ये तो बड़ा फिर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो बड़ी अचीवमेंट्स है इसकी। तो इससे तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए तो सियासी मैदान में जो है स्पेस लेना या आगे बढ़ना या इस सिस्टम को हटाना, अपनी स्पेस बनाना, ये तो बड़ा फिर मुश्किल होता जा रहा है। देखिए जी, आपके प्रोग्राम में कई बार जो है वो ये बात मैंने कही है। सच्ची बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं, ये कहना कि हुकूमत ने ये ज़्यादतियाँ की हैं, ये अदालतें ख़त्म कर दी हैं, आइन ख़त्म कर दिया है, तो मॉरल गवर्नमेंट तो नहीं है, ना ही वो कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही कह दिया कि हम तो कोई ऐसा कोई जमहूरी हुकूमत वग़ैरह तो है ही नहीं है, ना ही कोई आइन वग़ैरह उनका मसला है। तो जब हुकूमत की ये इतनी ब्लैटेंट पोज़ीशन है, तो फिर तो तहरीक-ए-इंसाफ को उसी के मुताबिक एक हिकमत अमली चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई। आप भी रोज़ लोगों से बुला के पूछते हैं कि अब आप इमरान खान जो हैं उनको निकालने के लिए आपकी तजवीज़ है क्या? या हर आदमी जो है वो आपस में उसको कुछ पता नहीं उसने क्या करना है। कोई एक दिन उठता है, वो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का मुतालबा कर देता है, कोई दूसरे दिन जो है वो कोई और मुतालबा कर देता है, तीसरे दिन कुछ और होता है। सो लीडरशिप ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा डिसअरे में है तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी कोई पॉलिसी जो है वो हमें नज़र नहीं आती। और डेफ़िनेटली प्रेज़िडेंट ट्रंप के मामले के ऊपर भी जो पीटीआई में अमेरिका में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने इतनी उम्मीदें बढ़ा दी या कि जब प्रेज़िडेंट ट्रंप से वो उम्मीदें वाबस्ता पूरी नहीं हुई, तो उसका भी झटका जो है, असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आप समर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इतने तवील अरसे से पॉलिटिक्स कवर करते हैं।
यू विल एग्री विद मी कि ये जो हाइब्रिड रिजीम होती है या जिसकी अवाम में बेसिस नहीं होती है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो इवेंट बेस्ड रिजीम होती है। हम्म, इवेंट्स होते हैं जिसमें वो बड़ी अहमियत लेते हैं, लेकिन दूसरे इवेंट्स होंगे तो वो बिल्कुल जो है वो अपनी पोजीशन खो देंगे, क्योंकि उनकी कोई जो बुनियाद है वो नहीं होती। हम्म, अमारत वही मुस्तहकम होती है जिसकी बुनियाद हो। तो सही ये है। जिस बुनियाद के ऊपर ये इमारत खड़ी है वो बहुत कमज़ोर है, और आप किसी वक़्त भी कोई इवेंट होगा और आप देखेंगे कि हुकूमत की जो मज़बूती हमें नज़र आ रही है, हमें पता लगेगा कि ये तो बिल्कुल खोखली है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी नज़र में जो तहरीक-ए-इंसाफ की कोई हिकमत अमली ना होना है, हम्म। उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अगर हुकूमत इतनी मज़बूत नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर है फवाद साहब, अगर ऐसा ही कंटिन्यू करता है दो बड़े इवेंट्स का, तो अगर हम बात करें, आपने इवेंट्स की बात की, दो बड़े इवेंट्स जो हुए हैं रिसेंटली, जो इंडिया के साथ एक हुआ हमारा टकराव हुआ, उसमें भी ये जो अरेंजमेंट है, जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, वो बड़ी सक्सेसफुल हुई, बड़ी इसको जो है पजीराई मिली इस सेटअप को। फिर अभी हालिया जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा इमर्ज हो रहा है एज ए पीस मेकर। दुनिया में जो है अमन के लिए ईरान को जो है ईरान के अंदर भी अमन के लिए इनके जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है, सेंटर स्टेज पे दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बड़ी पाकिस्तान ने अहमियत गेन की है इस क्राइसिस के अंदर भी। तो ये इवेंट्स तो पाकिस्तान को मजीद इन्होंने इज्जत दी है। नहीं, कोई शुबा नहीं है। देखिए, हम पहले पाकिस्तानी हैं और ज़ाहिर है कि हमारी पॉलिटिकल जो राय है वो तो फिर बात की है। पाकिस्तान की अहमियत होती है तो हमारी अहमियत होती ऐसा है। ही है। आज हिंदुस्तान के को जो शिकस्त हुई है, उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त बढ़ी है, ऐसा ही है। पाकिस्तानियों की इज़्ज़त बढ़ी है, और हम सब लोगों का के एक मुश्तरका मफ़ाद है। चाहे हम अपोज़िशन में हों, गवर्नमेंट में हों, जेल में हों, जेल से बाहर हों, पाकिस्तान पाकिस्तानियत का जो लेबल हमारे साथ लगा है उसकी बहुत अहमियत है। हम कोई जो है वो बेवतन लोग नहीं हैं हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ाहिर है कि वतन की अहमियत और हैसियत की वजह से हमारी अहमियत और हैसियत बढ़ती और कम होती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो इवेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है वो भी मज़बूत हुई है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल इवेंट हो जाता है और ईरान पे हमला हो जाता है, तो इस रिजीम को फिर उसकी कीमत देनी पड़ेगी। वो फिर इसके नज़दीक उनके वो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो अवामी राय बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाएगी। सो अनफॉर्चुनेटली जब आप इस तरह का निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोई सियासी हैसियत और बुनियाद ना हो, वो फिर आर्ज़ी ही रहता है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये इवेंट टू इवेंट बेस पे हो रहा सही है। है। लेकिन फवाद इसकी कोई साहब, जो बुनियाद नहीं है। जो फवाद साहब इस वक्त ज़ाहिर है गवर्नमेंट है वो भी टैक्टफुली बड़ा खेल रही है सियासी मैदान के अंदर भी। मौलाना बिल फजल रहमान, जिनके बारे में आप बार बार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को उन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए, तहरीक इंसाफ कम गई है उनके पास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके पास ज़्यादा गए हैं, कल भी शहबाज साहब उनके पास पहुंच गए मौलाना फजल रहमान के सही बात। पास। तो वो तो ज़्यादा बेहतर खेल के जो है वो अपने कार्ड्स खेल रही है गवर्नमेंट इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के नहीं, मुकाबले में। आपकी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने अब ये उन्होंने पीटीआई के अलावा जो बाकी जमातें हैं उनके साथ, क्योंकि खौफ भी है, ख़ुसूसन मैं इसी बात के ऊपर तो बार-बार खान साहब को भी और पीटीआई के भी जो लीडरशिप है उनको बता-बता के ये बात थक गया कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये हुकूमत को थ्रेट है तो वो ये है कि पीटीआई और जेयूआई की जो ताकत है वो मिल ना जाए। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है कि हम्म, हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन आपके सामने यहाँ तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है, कोई आदमी जो है वो अकल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई बंदा हर आदमी को यहाँ पे गद्दार डिक्लेयर कर दिया है पीटीआई ने। कोई बंदा अकल की बात करे, उसको समझा जाता है कि वो तो खिलाफ है, और सारा सिर्फ जोर एक ही बात के ऊपर है कि ना पार्टी के अंदर कोई शामिल हो जाए हम्म, और ना जो है वो हमारी पोजीशन, मतलब एक बेहैसियत पार्टी का ओहदेदार बन के आप करेंगे क्या? मुझे नहीं समझ आती। और जो पॉलिटिक्स लोग इस वक़्त कर रहे हैं, फ्रैंकली उनका तजुर्बा किसी का 8 महीने का है, किसी का 10 महीने का है। वो कैसे कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? और इमरान खान जो हैं, उनको भी देखिए, उनकी इस वक़्त वो जेल में हैं। सही है। उनकी जो बात है, उनकी जो चीज़ें हैं वो महदूद, उनके पास ना इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर, ना उनके पास एडवाइस है प्रॉपर, वो कैसे एडवाइस कर सकते हैं? सो इस ऐसा ही वक़्त है। तो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, एजाज चौधरी जैसे लोग, अपने महमूद रशीद साहब जैसे लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। कोई उन्हें पूछते ही तो नहीं फवाद जाके साहब, कि भई आपकी ये जो ओपिनियन ये क्या जो है? अली बिन गंडापुर है, जो कि पार्टी में ज़रा पुराने हैं, अगर आपको नए पुराने की बात कर रहे हैं तो उनने तो काफ़ी तजुर्बा है।
तो वो जो दावे कर रहे हैं कि मैं बजट पास नहीं होने दूंगा, मैं किसी और सूबे का बजट भी पास नहीं होने दूंगा, हम निकलेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दावे फिर रियलिस्टिक हैं या जस्ट एक थ्रेट वो दे रहे हैं लेकिन वो देखिए, कर नहीं पाएंगे ऐसा? नहीं, अली अमीन देखिए मेरे भाई हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन देखिए वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और अब तक की तमाम जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, वो सिर्फ एज़ एक आप समझिए कि वर्कर के तौर पे रही है, स्ट्रैटेजिशियन के तौर पे नहीं रही। इसीलिए जब उन्हें मेन रोल मिला है, तो अब तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो केपी गवर्नमेंट है, वो तो सिर्फ एक ही बात पे खड़ी थी ना कि आप इमरान खान को बाहर लाएँगे। या इमरान खान को 1.5 साल में वो बाहर नहीं ला पाए, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो कामयाब नहीं हो सकी। तो और जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि कोई गवर्नमेंट होगी, कोई प्रेशर होगा, कोई किसी को फ़ायदा हो सकेगा, कोई कारकुन बच सकेंगे, किसी को उससे अब तो केपी गवर्नमेंट से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रही पीटीआई में कि वो कुछ डिलीवर कर पाएगी। अभी भी मेरे ख़्याल के अंदर तो यही है कि दोबारा जब भी इमरान खान जो है अभी देखिए इमरान खान साहब ने उमर अयूब, सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि ये हमारे कोऑर्डिनेटर होंगे और ये बताएँगे कि अब आगे क्या करना है। बट सच्ची बात ये है कि जब से वो मुकर्रर हुए हैं, उसके बाद से तो वो कभी नज़र ही नहीं आए कि वो टीवी पे भी नहीं आए, कभी उनका पता भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं हम्म, चाहते। सही है। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बस फातेही ही पढ़ ली है कि बस जब खुद ही छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, हमसे तो नहीं होता। तो फिर क्या करेगी पार्टी, कैसे निकालेगी उन्हें? आपको जो है फिर करना क्या चाहिए उन्हें? ज़ाहिर है जो आप कहते हैं कि इत्तेहाद बनाए अपोजिशन के साथ, अपोजिशन तो गवर्नमेंट के साथ बड़ी कंफर्टेबल फिलहाल, वो मौलाना फजल रहमान की बात करें, वो तो बड़े कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं आएंगे तरीके साहब के साथ। नहीं, देखिए उन्हें तो कंफर्टेबल आपने बड़ा ज़ोर लगा के कंफर्टेबल किया है ना, कंफर्टेबल तो वो नहीं है, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाएँ। हम्म, अगर आप मौलाना फजल रहमान जो हैं, वो इतने ही हुकूमत के हामी हैं, जो आपका ख़्याल है या तहरीक-ए-इंसाफ के कई दोस्तों का ख़्याल है, तो फिर वो हुकूमत में शामिल हो जाएँ, सर वज़ारतें वो ले लें, किसी के उन्होंने साथ तो भी नहीं हों की। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो सकते, ये अब तक के जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये बता नहीं, रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो बाकी कोई भी कुछ हो सकता है, इसमें क्या हम्म, है? पॉलिटिक्स में तो एक नया दरिया है, नया पानी आता है, नए वाक़यात होते हैं, नई पॉलिटिक्स होती है। ये कुछ हतमी ये थोड़ी होता है, सही है। क्यों नहीं फिलहाल तो दूरियां कंफर्टेबल हो काफी बढ़ सकते हैं? चुकी है, फिलहाल तो दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं, कोई नहीं। बदएतमादी बहुत ये ज्यादा जब है। इमरान खान फैसला करेंगे, अगर इमरान खान ने हमारे ज़िम्मे लगाया, तो ये इत्तेहाद भी होगा और बातचीत भी होगी। अब ये तो खान साहब के ऊपर है कि वो कितना अरसा और अपनी लीडरशिप को टेस्ट करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में अगर उन्हें सबक मैंने पिछली दफ़ा भी उनको ये कहा है कि सही आप है। देख लें, इतना अरसा आप कर और सकते हैं और भी कर और लें, ये जो हमें तो कोई एतराज़ और ये जो इस वक्त केपी गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है, गणापुर साहब ने पहले कहा बजट पास नहीं करेंगे, फिर वो असेंबली तोड़ने की बात भी कर रहे हैं, क्या ये एक वाइज मूव होगी इस मौके पर? देखिए, स अगर आप इमरान खान को बाहर नहीं ला पा रहे, तो फिर हुकूमत में रहने का तो कोई जवाज़ नहीं। और अगर आप इमरान खान को मेरे ख़्याल में जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं, या तो ये लोग ना फ़ैसला करें कि हमने एक डिसाइसिव मूवमेंट चलानी है हम्म, और आप असेंबलियों से बाहर आ जाएँ। हम्म, या फिर आप सियासत करें और आप असेंबलियों के अंदर शाह मार देने की कोशिश करें। आप आधा तितर आधा बटेर चला रहे हैं। एक दिन आप जो है वो असेंबली के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं हम बंदूकें लेके आ जाएँगे और हमला कर देंगे। सो बेसिकली इट्स देयर इन शेम्बल्स मेरे ख़्याल में सही। ये जो लीडरशिप है उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो चाहते क्या हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी इस वक़्त पीटीआई की लीडरशिप को जिससे आप बात कर रहे हैं और आई एम श्योर आप मुझे पता है आप बात करते भी रहते हैं। आपको भी नहीं समझ आ रही होगी कि आखिर उनकी स्ट्रैटेजी है क्या? और वो जी हाँ। सोचते क्या? फिलहाल तो किसी एहतजाज की बात हो रही है जो खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए मौखर किया था, लेकिन रऊफ हसन साहब कल ये बता रहे थे हमारे शो में ही कि अगर ये तनाज़ा बढ़ता है मिडल ईस्ट के अंदर, खत्े की सूरत हाल अगर मजीद कशीदा रहती है तो फिर मजीद तहरीक को मौखर किया जा सकता है। देखिए, बात ये है कि खित्ते में जो भी सूरत-ए-हाल हो, नहीं हो, क्या होना है, क्या नहीं होना, अगर हुक्मरानों को परवाह नहीं है और वो इमरान खान को जो है वो पाबंद-ए-सलासल और तन्हाई कैद-ए-तन्हाई में रखना चाहते हैं, तो फिर मुझे बताइए तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी परवाह क्यों है? हम्म, हमारे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए ना किसी चीज़ से भी आगे बढ़ के। सही अगर है। उनको परवाह नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि हमारी इतनी क्यों परवाह है। और इमरान खान का जिस तरह मैंने ये कहा कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, ये तो पार्टी ने उनको देना था। ये अलग बात है। मेरे ख़्याल में खान साहब ने जो सीज़न्ड पॉलिटिशियंस थे
उनके बजाय एक नौमौलूद जो लॉयर्स लीडरशिप को आगे किया, उसका उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ है और ये मुसलसल होता जा रहा है। तो फिलहाल तो नियर फ्यूचर में तो खान साहब अपनी जो हिकमत अमली है, पॉलिसी है सियासी, उसमें नजरसानी करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो इन्हीं लोगों के साथ फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं, इन्हीं पे उन्हें ठीक है एतमाद है। यार, बिल्कुल सही। तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो जेल में भी हैं। जब वो फैसला करेंगे, जब वो अपनी पॉलिसी को बदलेंगे, या तो फिर देखिए ना, हम सब एक मौजज़े का इंतज़ार करें कि कब कोई मौजज़ा हो जाए, हम्म। या फिर अपनी हिकमत अमली बनाएँ। 2 ही तरीके हैं ना, नहीं, या आप आप अब कह अपनी रहे हैं कि हिकमत मौजूदा हिकमत अमली से नहीं, खान साहब अगर बाहर आए किसी मौजूद से ही बाहर आ सकते हैं, वरना मुमकिन नहीं है उनका बाहर आना। इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। इनके पास तो हम्म। सिर्फ़ मुआवज़े का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुआवज़ा ही हो जाए। वो ज़ाहिर है कि मेरे ख़्याल में कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये भी स्ट्रैटेजी है ना कि आप इंतज़ार करें कि कोई मुआवज़ा हो जाए, लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे सही ख़्याल है। में स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने की ज़रूरत है। मैं जैसा पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है हम अपोज़िशन को इकट्ठा करें। ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है हुकूमत के साथ बातचीत शुरू करें और तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैद लोग हैं, इमरान खान है, इनकी पहले मरहले में इनके लिए आसानियाँ और दूसरे मरहले में इनके लिए रिलीज़ जो है वो यकीनी बने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तस्वीर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली इमरान खान को बाहर नहीं ला सकती, ना ही ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस पैदा कर सकती है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी में एक धुआंधार एंट्री हुई है। ये एंट्री कैसे हुई पाकिस्तान की और मसाइल क्या रहे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अब भी जब वो ये नेशंस कप खेल रहे थे। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। FIH नेशंस हॉकी कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। कुआलालंपुर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। क्योंकि हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल कहा जाता है और इस खेल में पाकिस्तान का माजी यकीनी तौर पर निहायत ताबनाक और शानदार रहा है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान की हॉकी को मुसलसल तनाज़ुली का सामना रहा है। इस सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम की नेशंस कप के फाइनल में रसाई से ये उम्मीद जरूर पैदा हुई है कि पाकिस्तान माजी की तरह एक बार फिर हॉकी के मैदान में भी अपना लोहा मनवा सकता है। ताहम इसके लिए हुकूमती सरपरस्ती और मदद निहायत जरूरी है। इसका गिला हॉकी से जुड़े हुक्काम भी करते रहे हैं, जिनकी नज़र में क्रिकेट लीग्स के लिए तो करोड़ों की फंडिंग होती है, लेकिन हॉकी को कोई पूछता भी नहीं। और हालत ये थी कि इस लीग के दौरान भी पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को खिलाड़ियों के लिए फंड्स की फराहमी नहीं की गई और योमिया 30,000 रुपये का अलाउंस भी इन खिलाड़ियों को मुयसर नहीं आ सकता था। इसके बावजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम की जानिब से फाइनल तक रसाई एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस बात की तरफ इशारा है कि अगर मुनासिब सरपरस्ती हो, फंडिंग की जाए, तो पाकिस्तान हॉकी के मैदान में खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर सकता है। आज ये शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।